Integrate it. Add wings to your career. इंटीग्रेट में आपका फिर से स्वागत है। हमने राजस्थान इतिहास में पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मोकल तक राजवंश में, मेवाड़ राजवंश मोकल तक हम पढ़ चुके हैं। आगे हम कुंभा स्टार्ट करेंगे आज। और महाराणा कुंभा से इतने क्वेश्चन आएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये तो अपना फर्स्ट टॉपिक ये है कि स्थापत्य कला की विशेषता, और राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक ही महाराणा कुंभा है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। तो महाराणा कुंभा शुरू करेंगे, बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा 1433 में झीलवाड़ा के युद्ध में मोकल की मृत्यु हुई थी। चाचा मेरा और मेपा पवार ने, चाचा और मेरा ने मृत्यु की उनकी हत्या की थी। महाराणा कुंभा मोकल और सौभाग्यवती का पुत्र है। मोकल और सौभाग्यवती का पुत्र। क्योंकि मोकल की मृत्यु हुई थी तब तक महाराणा कुंभा अग्रसर थे। तो और आपको जानते हैं मोकल का संरक्षक कौन था? रणमल, जो मोकल के मां का भाई, इसका संरक्षक रणमल था, रणमल राठौड़। ये रणमल राठौड़ जोधपुर वाला, मंडोर के। तो महाराणा कुंभा का भी संरक्षक कौन बना? रणमल राठौड़। महाराणा कुंभा तेज तरार शासक था। इसमें सबसे पहले महाराणा कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता के हथियारों को बदला लिया। पिता के हथियारों को मारा। पिता के हथियार कौन से? चाचा और मेरा। चाचा और मेरा को मार दिया, लेकिन इनका एक साथ दिया था मेपा पवार। ये मेपा पवार बचकर भाग गया कहां पे? मालवा। और मालवा का शासक महमूद खिलजी। पहले मैंने आपको बताया था मालवा का जो चुंडा है वो मालवा के शासक के दरबार में चला गया था। तो उस समय मालवा का शासक था औसन शाह। औसन शाह की मृत्यु हुई और ये महमूद खिलजी उसका सेनापति था, उसने गद्दी हत्या ली थी। तो महमूद खिलजी के पास इसने इनको मतलब हथियारों को संरक्षण दिया था। कुंभा ने बोला भाई कुछ भी कर ले, मेरे पिता के हथियारों को संरक्षण मत दे, मैं ये माफी नहीं करूंगा। नहीं देखा जाएगा। इसने संरक्षण दी, नहीं माना। इन दोनों के बीच में यानी मालवा व मेवाड़ के बीच में इस कारण फर्स्ट युद्ध हुआ सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे की जो घटना है वो हमारे साथ अच्छे से जुड़ी हुई है। सारंगपुर का युद्ध हुआ मालवा और मेवाड़ के बीच में। मालवा का शासक था महमूद खिलजी और मेवाड़ का शासक था महाराणा कुंभा। विजय कौन हुआ? कुंभा विजय हुआ। महमूद खिलजी हार गया। अब महमूद खिलजी कुंभा विजयी हुआ और इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने मेवाड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया। क्योंकि हमारा टॉपिक है स्थापत्य कला की विशेषता, सिलेबस है हमारा, इसलिए विजय स्तंभ स्थापत्य कला की अनुपम उदाहरण है। तो हम विजय स्तंभ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो विजय स्तंभ पढ़ेंगे हम अभी, लेकिन उससे पहले यहाँ ये बात हुई रणमल इसकी हेल्प करता रहा, लेकिन अब रणमल के हौसले थोड़े ज्यादा बढ़ गए थे। अब रणमल राठौड़ है वो
दरबार में जो है राठौड़ों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सिसोदियों का प्रभुत्व कम हो गया। सिसोदिया शाखा चल रही है यहाँ पे, सिसोदियों का प्रभुत्व कम हो गया। रणमल राठौड़ ने क्या किया? रणमल राठौड़ चुंडा, चुंडा कौन है? लाखा का पुत्र यानी मोगल का भाई, चुंडा का भाई। चुंडा का भाई था राघव। ये सिसोदिया सरदारों का नेता था। सिसोदिया सरदारों का नेता। रणमल ने इसकी हत्या कर दी। किसने कर दी? रणमल। ये तो गजब है भाई, आप उन्हीं के दरबार में रह रहे हो, उन्हीं को मार रहे हो। मतलब ये तो सीधा सीधा है कि भाई राठौड़ चाह रहे थे कि मेवाड़ पर अब हमारा प्रभुत्व स्थापित हो जाए। ये बात अब हंसाबाई को अक्ल आई। उसने जिस स्वाभिमानी चुंडा को सबके दायरे में लाई थी और ये मालवा चला गया था, अब वापस संदेश भेजा कि चुंडा अपने देश को बचाने के लिए वापस आ, मेरा भाई अब अतिक्रमण कर रहा है। चुंडा वापस आ गया। इधर एक दिन रणमल आराम से अपनी मदिरा में दूध धोकर आया और रणमल की एक दासी थी, यानी प्रेमिका थी, दासी बारमली नाम की। इसकी प्रेमिका थी बारमली। और मदिरे में चूर आकर बोलता है कि बारमली कल तू मेवाड़ की पटरानी बनने वाली। तो बारमली ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, महाराणा कुंभा है महाराजा, तो पटरानी तो उनकी पत्नी बढ़ेगी। कि नहीं नहीं, कुंभा महाराणा था, अब नहीं रहेगा। तब उसको ये कुछ अनिष्ट की आशंका होने लगी कि यहाँ पे कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। और मेवाड़ जहाँ पे स्वाभिमानियों की कमी थोड़ी है, तो बारमली का भी स्वाभिमान जगा भाई कि ऐसे कुछ भी हो जाए भाई, प्रेम प्रेम अपनी जगह है, पर देश प्रेम तो अपनी जगह है। तो बारमली दौड़ के गई हंसाबाई के पास और हंसाबाई को जाके बोला कि हंसाबाई, ये जो रणमल है ये कुंभा का काम तमाम करने वाला है, तो क्या करोगे आप? चुंडा को बुलाया। चुंडा और कुंभा ने मिलकर बारमली को बोला कि तू ही जा और इस रणमल की हत्या में हमें सबसे ज्यादा सहयोग तू ही करेगी। रणमल बेचारा मदिरा में दुष्ट था। बारमली ने इसको और ज्यादा मदिरा पिलाई। फिर ये सिसोदिया आए सारे, इन्होंने एक जगह बांध दिया। इसको बांध कर मतलब खटिया पे बांधा ना, तो कहते हैं कि इसको मतलब 10-15 आदमी दबा रहे थे, तो भी ये इतना मतलब खुकार था कि उठा के लेके आ गए उनको। और बांधे भी कैसे, इनको खटियाएं कम पड़ जाती थी, ऐसे तो ये खुकार होते थे पहले। तो इसको मतलब नशे में भी मार दिया गया था, इसकी हत्या कर दी गई थी सिसोदियों द्वारा। जब इसकी हत्या हुई ना, तब एक कोई ये डांडी जाती होती थी, पहले गाती थी, तो वो उसने कोई दुआ गाया, भाई जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारियो जा। जोधा अब तू भाग सकता है तो भाग यहाँ से, तेरा रणमल तो मर गया। कहते हैं कि जोधा वहां से 200 सरदारों के साथ भागा, लेकिन बेचारा जब तक काहुनी गांव में, यहाँ से इस रणमल का पुत्र है जोधा, रणमल का पुत्र है जोधा, ये जोधा वहां से भागा और इसने काहुनी गांव में शरण ली। सिरोही में काहुनी गांव में वहां से शरण ली। तो काहुनी गांव तक पहुंचा ना, जब जोधा भागा था तो उसके साथ लगभग 200 सरदार थे और काहुनी गांव तक पहुंचते 2 सरदार बचे, मतलब सबको खत्म कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर ये पहुंचा। तो जोधा ने काहुनी गांव में शरण ली थी और ये वही जोधा है जो जोधपुर की स्थापना करेंगे आगे चल के। अब मेवाड़ और मारवाड़ में बेर स्टार्ट हो गया। इधर चुंडा को, ये चुंडा विष्णु पिता चुंडा मेवाड़ वाला, ये चुंडा जाता है और जाकर मारवाड़ में क्या था पहले उस समय, मेवाड़ ये मंडोर ही था। पहले कोई जोधपुर नहीं था, यहाँ पहले मंडोर था। तो मंडोर पर अधिकार कर लेता है, मंडोर पर इसका अधिकार हो जाता है, इसका चुंडा का जोधपुर पे मंडोर पे अधिकार हो गया।
जोधा तो कहीं का नहीं बचा। अब हंसाबाई, क्योंकि ये हंसाबाई के बेटे का बेटा, भाई का बेटा, और ये बेटे का बेटा कुंभा, इन दोनों के बीच में बैर को खत्म करना था हंसाबाई को। तब हंसाबाई ने इन दोनों के बीच में, जोधा और कुंभा के बीच में बैर खत्म करने के लिए आवड़ बावड़ की संधि करवाई। कौन सी संधि करवाई? आवड़ बावड़। अब आपको 1453 में ये संधि हुई थी, आवड़ बावड़ की संधि। अब याद, आवड़ बावड़ की संधि अपने आप याद आ जाएगी। अब कैसे कि ये आवड़ और बावड़ की संधि करवाई, मतलब चित्तौड़, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में करवाई। मेवाड़ में तो है आवड़ के पेड़ और मारवाड़ में है बावड़ के पेड़, यानी कि आवल और बावल के बीच में ये संधि करवाई और इनकी सीमा रेखा रखी सोजत, सोजत को रखी सीमा रेखा। यानी कि सोजत से पहले आंवले के पेड़ जब खत्म होते हैं और बावली बावल जो पेड़ स्टार्ट होते हैं वो मारवाड़ की सीमा, आंवल के पेड़ जब खत्म होते हैं वहां मेवाड़ की सीमा खत्म हो जाती है, ये संधि। तो आप जहां आवड़ बावड़ नाम आए तो हंसाबाई को याद कर लेना कि ये आवड़ बावड़ पेड़ पौधे की संधि ये हंसाबाई नहीं करवाई थी, कि भाई आवड़ बावड़ की संधि करवाई, सोजत को सीमा रेखा माना। और फिर भी इतना विश्वास नहीं हुआ। ये संधि किस किस के बीच में हुई? ये संधि हुई जोधा वर्सेस कुंभा, ठीक है। किसकी मध्यस्थता से हुई? हंसाबाई की मध्यस्थता से। हंसाबाई की मध्यस्थता से ये संधि कंप्लीट हुई। अब इस संधि में एक और चीज कि आप यदि, ये पुराने राजनीति में भी ये होता है कि आप यदि वैवाहिक संबंध स्थापित करते हो तो ये संधि स्थायी हो जाती है। तो क्या किया, जोधा की पुत्री, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, श्रृंगारी देवी की विवाह करवाया कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। अब ये स्थायी दुश्मनी खत्म हो गई। अब वापस जोधा, और जोधा को क्या मिला? जोधा को मारवाड़ दे दिया वापस, जोधा को मारवाड़ दे दिया, ठीक है भाई। तो ये थी आवड़ बावड़ की संधि और रणमल राठौड़ का यहाँ हो जाता है अपना प्रसंग खत्म। इसके बाद मेवाड़, और मेवाड़ को चारों तरफ से घेरने के लिए मालवा और गुजरात दोनों संयुक्त रूप से एक योजना बनाते हैं। मेवाड़ को जीतने के लिए, क्योंकि सहारनपुर के युद्ध में अच्छे से महाराणा कुंभा ने हराया था इसको, सहारनपुर का युद्ध हुआ था। तो सहारनपुर के युद्ध में, सहारनपुर के युद्ध में 1437 वाले में महमूद खिलजी को, एम के नाम लिखेंगे अपने इसको, महमूद खिलजी को, एम के महमूद खिलजी को अच्छे से हराया था। इसने बदला लेने के लिए कि नहीं यार ऐसे नहीं, बदला तो पूरा होना चाहिए, तो क्या किया इसने? बदला लेने के लिए गुजरात के शासक था उस समय कुतुबुद्दीन शाह। इसके साथ मिलकर इन दोनों ने चंपानेर की संधि की। ये लगभग हुई 1456। इन दोनों ने, किसने? मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह, दोनों मिलकर ये संधि करते हैं। कुतुबुद्दीन शाह और मालवा महमूद खिलजी दोनों मिलकर चंपानेर की संधि करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था चंपानेर की संधि का? इस संधि का उद्देश्य था संयुक्त रूप से मेवाड़ को हराना। यानी कि मालवा को लगा कि अकेला तो मैं हरा नहीं सकता, तो क्यों नहीं ऐसा करूं,
गुजरात को साथ ले लूंगी, आधा मेवाड़ गुजरात रख लेगा, आधा मेवाड़ मालवा रख लेगा, और ऐसे करके हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, कुंभा का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा और हमें मेवाड़ जैसा क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए इन दोनों ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया, और जो ये युद्ध हुआ, ये युद्ध था 1457 में बदनौर का युद्ध। बदनौर भीलवाड़ा में बदनौर का युद्ध हुआ, और कुंभा को ऐसे ही तो कोई मान कहता नहीं है। भाई साहब ने इन दोनों को एक साथ हराया। इस युद्ध में कुंभा ने दोनों को एक साथ हराया। अब कुंभा के पराक्रम से इनको इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई कुंभा पराक्रमी नहीं था, जब उन दोनों सेनाओं को एक साथ इसने हराया। इस देते कुंभा ने एक बदनौर का किला भी बनाया। तो यदि कोई कभी पूछ भी ले, क्योंकि किले हमारे सिलेबस में, तो हमारे यहाँ बात चलेगी कि बदनौर के किले का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। तो आपको ये याद हो जाएगा कि भाई बदनौर के किले के पीछे, निर्माण करवाने के पीछे कारण क्या था। ये हमेशा अपनी यात्रा को विजय यात्रा बढ़ाते हैं। तो जैसे सारंगपुर का युद्ध हुआ था, तो सारंगपुर के युद्ध के बाद में इन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना करवाई, विजय स्तंभ, जबकि बदनौर के युद्ध बाद बदनौर का किला बनाया। ठीक है। इसके बाद कुंभा ने नागौर में एक टेंशन चल रहा था। नागौर में फिरोज खान एक शासक था। फिरोज खान के दो पुत्र थे, शम्स खां और मुजाहिदीन खां। शम्स खां और मुजाहिदीन खां। तो मुजाहिदीन खान छोटा था, ये फिरोज खान था। ये नागौर का केस। तो इसमें नागौर में इंटरफेयर किया था जाकर कुंभा ने। तो इसके पुत्र थे शम्स खां और मुजाहिदीन खां। इसको तो कुंभा ने शासक बताया था, कुंभा ने सहयोग किया था, और मुजाहिद खान को हराया था। तो छोटा सा ये भी प्रसंग है कि कभी नागौर वाले प्रसंग में भी पूछ ले कि कुंभा का क्या है, तो मुजाहिद खान को कुंभा ने हराया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बन भी सकते और नहीं भी बन सकते। अब अपन पढ़ेंगे कुंभा की स्थापत्य। देखो, हमेशा क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें ये ध्यान रखो कि एग्जाम में भी क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, कला, संस्कृति, स्थापत्य कला। युद्ध की बजाय इन क्वेश्चनों को ज्यादा वेटेज मिलता है। तो यदि अपन फर्स्ट इसको देखें कि कुंभा के सब, क्योंकि एक कवि राजा अपने श्यामल दास का बार बार नाम याद आ रहा है, तो आप साथ साथ में श्यामल दास की एक पुस्तक, इनकी उपाधि थी कवि राजा, भीलवाड़ा के रहने वाले थे अपने श्यामल दास, और श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद। श्यामल दास की पुस्तक का नाम है वीर विनोद। वीर विनोद में श्यामल दास कहते हैं कि यहाँ पे राजस्थान में 84 किले, उसमें से 32 का निर्माण तो अकेले कुंभा ने करवाया है, यानी 50% किलो का निर्माण कुंभा ने अकेले ने करवाया, इसलिए इसको स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। तो इसमें अपन इनके बारे में पढ़ेंगे अभी पूरा, कुंभा की स्थापत्य कला। कुंभा का फर्स्ट जो महत्व था इसका, विजय स्तंभ की स्थापना। विजय स्तंभ की स्थापना किस संदर्भ में की गई थी? सारंगपुर विजय की। सारंगपुर विजय के संदर्भ में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसके अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश,
मूर्तिकला का विश्वकोश, ये इसके अन्य नाम है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? जेता, पूंजा, नापा, पोमा, ये इसके वास्तुकार। विजय स्तंभ, देखो कभी भी किसी इमारत की स्थापना करते हैं, कोई भी किले की स्थापना करते हैं, उसके बाद उसके नाम से एक प्रशस्ति आती है कि जैसे विजय स्तंभ की स्थापना करेंगे तो विजय स्तंभ प्रशस्ति बोलते हैं इसको, विजय स्तंभ प्रशस्ति, या विजय स्तंभ की अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं इसको। इसका अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ भी। तो इसकी प्रशस्ति आई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति को लिखना तो शुरू किया था अत्रि ने, लेकिन अत्रि के बीच में ही हो गई डेथ, तो इसके बेटे महेश ने पूरा किया। तो अत्रि व महेश इसके प्रशस्ति के लेखक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक अत्रि व महेश। ये वही कुंभलगढ़ प्रशस्ति है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इसमें हमीर के अन्य नाम क्या थे, विषमघाटी पंचानन बोला था इसको। तो ये अत्रि और महेश ने इसको पूरा किया। ये विजय स्तंभ 122 फीट लंबा है, 30 फीट चौड़ा है। ये इसका परिमाप है। 9 मंजिल है इसकी। कितना मंजिल है? 9 मंजिल है। उसमें से जो 8th नंबर की मंजिल है उस पर कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, खाली है वो मंजिल। फिर जो 3rd नंबर की मंजिल है उस पर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ उसमें, और ये अल्लाह शब्द 9 बार लिखा हुआ है। तो ये धार्मिक सहिष्णुता का एक प्रतीक है। भाई एक हिंदू शासक एक बना रहा है आपका, और आप उसमें 9 बार अल्लाह शब्द लिख रहे हो, ये धार्मिक सहिष्णुता का एक अच्छा उदाहरण है ये। ठीक है, कीर्ति स्तंभ। अच्छा, ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। ये राजस्थान की फर्स्ट इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ 3 ऐसे संस्थान हैं जिसका प्रतीक चिन्ह है। 3 ऐसे संस्थान हैं जिसके प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। कौन कौन से? एक अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। दूसरा एक अपना राजस्थान पुलिस, और तीसरा अभिनव भारत। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था, वीर सावरकर का। वीर सावरकर का एक क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत, वीर सावरकर का। तो ये इन तीनों के प्रतीक चिन्ह भी है विजय स्तंभ। तो ये विजय स्तंभ के बारे में हाँ, विजय स्तंभ का एक बार इसकी प्रथम मंजिल पर, लास्ट है ना, ऊपर से प्रथम मंजिल पर बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने से ये नष्ट हो गई थी। तब इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका है जो पुनर्निर्माण करवाया था। इसकी तुलना 2 इतिहासकारों ने इसकी तुलना की है। तो इसकी तुलना 2 इतिहासकार है, एक तो टोड, कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड कहते हैं कि इसकी तुलना किसके बराबर है? कुतुब मीनार के बराबर। ये कुतुब मीनार के बराबर।
कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाई थी, इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और दूसरा फर्ग्यूसन है, और फर्ग्यूसन कहता है कि नहीं साहब ये टॉर्जन टावर के बराबर है, टार्जन टावर के समान है। और टार्जन टावर कहाँ पे है? रोम में। तो ये दो चीजों से इसकी तुलना करते हैं दो इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार है दोनों ही। एक कर्नल जेम्स टोड है, वो कहता है कि ये है जो कुतुब मीनार के समान है, और दूसरा फर्ग्यूसन कहता है कि ये टार्जन टावर के समान है। और टार्जन टावर कहाँ पे है? रोम में। अब इसके बाद ये तो था हमारा कीर्ति स्तंभ, लेकिन कभी कभी इसमें कंफ्यूजन के लिए जैन कीर्ति स्तंभ का क्वेश्चन बाद बीच में आ जाता है। तो कीर्ति स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ दोनों अलग है। विजय स्तंभ की अपने स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई, क्योंकि 1437 में तो इसका युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, तो इसकी स्थापना 1437 के बाद हुई। लेकिन जो जैन कीर्ति स्तंभ है वही चित्तौड़ में ही है, उसकी स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में। इन दोनों में अंतर है, लेकिन क्वेश्चन के लिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम। जैन कीर्ति स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ ये 12वीं शताब्दी में स्थापना हुई। इसकी स्थापना कहाँ हुई है, कब हुई है? 12वीं शताब्दी में। है कहाँ है? तो ये भी चित्तौड़ में ही है। जैन कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में डिफरेंस, वो जो जैन कीर्ति स्तंभ है जो कुंभा द्वारा निर्मित है, वो भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसकी स्थापना जीजाशा द्वारा की गई। जैन व्यापारी था, जीजाशा, उसने इसकी निर्माण करवाया। वो अपना जो कीर्ति स्तंभ है वो 9 मंजिला है, ये 7 मंजिला ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो है जैन कीर्ति स्तंभ और वो है विजय स्तंभ, या इसका नाम सिर्फ कीर्ति स्तंभ है। तो ये तो एक विजय स्तंभ के बारे में। दूसरा, कुंभा ने बहुत सारे मंदिरों के निर्माण करवाए, जिसने एक तो इसने कुंभ के मंदिर बनाए। हम इसकी स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं कुंभा की, जिसमें पहला हमने पढ़ा था विजय स्तंभ, दूसरा हम पढ़ेंगे इन्होंने मंदिर निर्माण करवाए। और मंदिर में भी फर्स्ट हम पढ़ेंगे कुंभ स्वामी के मंदिर बनाए। कुंभ स्वामी के मंदिर, और कुंभ स्वामी के मंदिर 3 किलो में स्थापित है। नाम कुंभ स्वामी है, 3 किलो में अलग अलग बने हुए। कहाँ? चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। तीनों जगह पे कुंभ स्वामी के मंदिर बने हुए। ये कुंभा नहीं बनाए। दूसरा, कुंभा ने एक श्रृंगार चमरी बनाई है इसने। कुंभा ने श्रृंगार चमरी का मंदिर बनाया। और कुंभा स्वयं एक मतलब धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। इसने इस समय जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। जैन मंदिरों का निर्माण कुंभा के समय हुआ। और जैन मंदिर कहां पे बने हुए हैं, ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैन मंदिर किस स्थान पे बने हुए हैं? जैसे जैन मंदिर, कौन से जैन मंदिर? रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर। तो क्वेश्चन था ये कि भाई जैन मंदिर है जो रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखो कि ये मथाई नदी के किनारे, मथाई नदी के किनारे। और इन मंदिरों का निर्माण कुंभा के समय हुआ। कुंभा धार्मिक रूप से वापस कैसे सहिष्णु है? इसने जैन व्यापारियों का जो जैन धर्म के ऊपर जो टैक्स लगता था वो टैक्स बंद कर दिया था कुंभा ने। इस मंदिरों में, इस मंदिर प्रांगण में, ये क्या जैन मंदिरों का ग्रुप है रणकपुर के, और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे स्थापत्य कला की मतलब अनुपम उदाहरण मिलेंगे आपको।
इसमें एक मंदिर है चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर है, इसका एक प्रसिद्ध मंदिर है चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर, और ये चौमुखा मंदिर है, इसमें लगभग 1444 स्तंभ है। और मजे की बात यह है कि आप कहीं से भी खड़े होकर देखोगे आपको मूर्ति नजर आएगी, कोई भी स्तंभ इसके बीच में नहीं आएगा मूर्ति के, यानी वो इस एंगल से बनाए हुए हैं कि कोई भी स्तंभ मूर्ति के बीच में नहीं आएगा। इसलिए इसको स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। स्तंभों का अजायब घर कहते हैं इस चौमुखा मंदिर को। इस चौमुखा मंदिर का वास्तुकार था वो देवपाग था। इसका वास्तुकार देवपाग था। ये मंदिर जो रणकपुर के जैन मंदिर बनाए, ये किसने बनाए? दर्णक शाह ने बनाए। दर्णक शाह लगभग 1439 के आसपास ये मंदिर बने थे। ये 1439 के आसपास ये मंदिर बने, और मंदिर बनाया किसने? दर्णक शाह, जैन व्यापारी है। दर्णक शाह ये मंदिर बनाते हैं, जैन व्यापारी दर्णक शाह ये मंदिर बनाते हैं। तो ये इस समय कुंभा के समय एक प्रमुख रचना है। जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे, रणकपुर के जैन मंदिर, इनमें से प्रसिद्ध मंदिर है चौमुखा मंदिर। 1444 इसके स्तंभ है, इसलिए इसको स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ इसका वास्तुकार देवपाग था, और ये हमारे इस समय कुंभा के समय। अब कुंभा ने, क्योंकि वीर विनोद में कुंभा के बारे में कहा गया कि कुंभा ने बहुत सारे किले बनाए, लगभग राजस्थान के 32 किलों का निर्माण कुंभा अकेला करवाता। उनमें से ही कुछ है। एक है कुंभलगढ़ का किला। अब थर्ड पार्ट इसका, क्योंकि इसने विजय स्तंभ बनाया, मंदिर बनाए, तीसरा किले का निर्माण करा। किलों में आप देखें कुंभलगढ़ का किला है। कुंभलगढ़ के किले के बारे में किले पढ़ेंगे तो मैं इसको डीपली बताऊंगी वापस, फिर भी छोटा सा प्रश्न आ जाता है। कुंभलगढ़ का किला एक वैज्ञानिक दृष्टि से बनाया गया किला है। उसमें इस तरह से इसका निर्माण किया गया कुंभलगढ़ की दीवारों में कि इसकी एक तो दीवारें बहुत चौड़ी है, मतलब 4-4 जो घोड़े एक साथ निकल सकते हैं। 36 मीटर चौड़ी इसकी दीवार है। दीवार की चौड़ाई है जो इसकी कितनी है? 36 मीटर है इसकी दीवार की चौड़ाई। इसका जो वास्तुकार था वो था मंडन। मंडन इसका वास्तुकार। इसका वास्तुकार कौन है? मंडन। इसकी वैज्ञानिक ये है, छठा देखिए, कि कुंभलगढ़ की जो दीवार है, जो कभी बीच बीच में क्या देखोगे आप कि दीवार है, कुछ दीवार, कहीं कहीं दीवार की हाइट है वो कम हो जाती है। तो जो बाहर के आक्रांता थे वो इसको समझ नहीं पाते थे। उनको लगता था कि ये या तो कहीं गिर गई होगी या फिर कोई इनका सामान कम पड़ गया होगा, इसलिए कम नीचे दी। लेकिन उसमें ये होता था कि दीवार जो, जहां से दीवार की हाइट कम है उसको नीचे से थोड़ा चौड़ा कर देते थे, और दीवार के अंदर साइड, मतलब जहां पे किले के अंदर साइड गहरे खड्डे खोद दिए बड़े से, और उसमें है जो बाले लगा दिए सीधे। अब कोई धीरे धीरे उस दीवार के ऊपर चढ़ नहीं सकता था, और ये सब लोग जानते थे कि दीवार की चौड़ाई 36 मीटर है। लेकिन जहां दीवार की हाइट कम है उसकी चौड़ाई जो है क्या करते थे, मतलब उसकी चौड़ाई कम कर देते थे। तो बाहर से आक्रांता सोचते थे कि हम लोग क्या करेंगे, इस दीवार को चढ़कर जाकर इसका क्या कर लेंगे, दीवार का, किले का गेट खोल देंगे और इससे हमारी सेना इसके अंदर आ जाएगी। वो लोग क्या करते थे, दौड़ के आते और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते, क्योंकि दीवार नीचे से चौड़ी होती थी, तो दौड़ के आके उस दीवार को चढ़ने के लिए, लेकिन दीवार की चौड़ाई कम होती थी तो वो दीवार पर टिक नहीं पाते, सीधे अंदर जाते और वो बाले से मतलब बिंदा जाता था उनका शरीर। तो इस तरह वैज्ञानिक सोच से, ऐसे एक किला नहीं है सिवाना का किला, इससे भी खतरनाक तरीके से उसको कोई सेना नहीं जीत पाई आज तक। तो ये इन किलों को बनाने वालों की सोच पे डिपेंड करता है कि ये इनको कैसे बनाया गया। तो ये बनाया था किसने, इसका वास्तुकार मंडन था। इसकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, क्योंकि कुंभलगढ़ प्रशस्ति,
कुंभलगढ़ मैंने कहा ना, जिसके कोई किला होगा, कोई मंदिर होगा, उसका स्थापत्य कला के साथ साथ उसकी एक प्रशस्ति आएगी। प्रशस्ति यानी कोई पत्थर पर कोई बात को उसको पूरा लिखकर और वहां पे लगा देते थे, इसका निर्माण किसने करवाया, इसमें किसी को उपाधियों से देना होता था, तो वैसे। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक है महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक महेश। ये वही महेश है जिसने विजय स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी पूरी। इसके पिता अत्रि, अत्रि का बेटा महेश। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ही कुंभा को है जो मतलब इसको धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताते हैं। इसमें कुंभा को क्या बताते हैं? धर्म और पवित्रता का अवतार। ठीक है, तो ये कुंभलगढ़ का किला है। ऐसे ही अचलगढ़ का किला, मचान दूर, बासंती दूर, इन सब का निर्माण है वो कुंभा ने करवाया। और जैसे ही हम किले वाला टॉपिक लेंगे उसमें इसको मैं पूरा डीपली अच्छे से बताऊंगी कुंभा द्वारा निर्मित कौन कौन से किले थे। अब तीसरा कुंभा ने किला बनाया। चौथा अपन पढ़ेंगे कुंभा साहित्य कला में निपुण था। कुंभा साहित्य कला में निपुण था, तो इसकी साहित्यिक योगदान। कुंभा स्वयं एक बहुत ही बड़ा विद्वान था, संगीत का जानकार था, इसलिए कुंभा की उपाधि है वो अभिनव भट्टाचार्य। जैसे एक एग्जाम में पूछा कि कुंभा, अब क्वेश्चन पूछने के पैटर्न चेंज हो गए। अब यूं पूछा कि भाई कुंभा की जो है उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। हमने ये याद कर रखे होते हैं कि कुंभा की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य, कुंभा की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। क्वेश्चन ये था कि कुंभा की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य किस संदर्भ में मिली उसको, क्यों मिली कुंभा को ये उपाधि? कुंभा संगीत कला में निपुण था, इसलिए उसको ये उपाधि मिली। तो कुंभा के आगे अपन उपाधि देखेंगे कुंभा की, तो उसमें देखेंगे अभिनव भट्टाचार्य। ये संगीत कला में निपुण होने के कारण उसको ये उपाधि मिली। तो साहित्य में वो जितना संगीत कला में निपुण था, वीणा बजाया करता था, वैसे ही ये बहुत बड़ा मतलब लेखक भी था। कुंभा ने बहुत सारी किताबें लिखी, उसमें से एक है संगीत सुधा। तो कुंभा की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखोगे। संगीत मीमांसा, संगीत राज, कामराज रतिसार, और सुधा प्रबंध। अब ये जो पहले पटवारी का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का एक एग्जाम था, उसमें ये पूछा था कि जो ये कामराज रतिसार है, संगीत राज, इसके एक प्रकार का नाम पूछ लिया। ये इसके 5 भाग है, कामराज रतिसार के 7 भाग है। इस 5 भागों में से ये 5 भाग बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए अब आप याद हो जाते हैं। कैसे? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। अब देखो कैसे आते हैं। यूं तो देखने में तो बहुत भारी भरकम शब्द लग रहे हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। कैसे? कुंभा को संगीत में बड़ा इंटरेस्ट था, संगीत राज लिखी। पहले उसने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते गाते लगा, गाते गाते बजाते लगा, बजाते बजाते नाचने लगा, नाचने नाचने उसको रस आने लगा। यानी हमें याद करने का मतलब है, हमारे पास तो ऑप्शन आएगा उसको कैसे करें, तो उस ऑप्शन कैसे पढ़ते
पढ़ते पढ़ते गाते लगा, गाने गाते बजाते लगा, नृत्य करने लगा और रसम लगा। तो ये इसके पांचों प्रकार है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा था कि ये किसकी बाग है। इसमें से कोई एक ऑप्शन था जिसमें पूछा ये किसका बाग है, तो ये संगीत राज का भाग है और इसके टोटल 5 भाग है। वैसे ही कामराज रतिसार के 7 भाग है। संगीत सुधा का कंटेंट ये, क्वेश्चन आने का तरीका ही बदलेगा। क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भाई संगीत कुंभा द्वारा रचित संगीत सुधा एक पुस्तक है। हाँ, हमने इतनी याद कर रखी है कि संगीत सुधा कुंभा की पुस्तक है, वो तो उसने दे दिया क्वेश्चन में। उसने आगे कहा इसका विषय वस्तु क्या है, तो इसने कुंभा के इस पुस्तक के अंदर कुंभा के जितने दरबारी कविता है ना, कुंभा के दरबारियों का वर्णन है इसमें। तो ये कुंभा द्वारा रचित बड़े ग्रंथ है। एक टीका पढ़ते हैं अपन, टीका होती है। टीका का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी किताब है और उस बड़ी किताब को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसको टीका कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में एक बड़ी बुक आती है आर.डी. शर्मा और एक आती है एनडी, तो एनडी टीका है। तो वैसे यहाँ एक टीका है। तो टीका, उसमें 3 टीकाएं लिखी कुंभा ने। 3 कौन कौन सी? एक कुंभा का गुरु है सारंग, उनकी पुस्तक सारंग व्यास की पुस्तक थी। कुंभा ने 3 टीकाएं लिखी। टीकाओं का मतलब है छोटी छोटी टिप्पणियां, उसको बोलते हैं टीका। एक लिखी रसिक प्रिया, ये गीत गोविंद पुस्तक है जयदेव की पुस्तक। अब मैं यहां लिखूंगी पुस्तक, किसकी टीका है लिखी? गीत गोविंद की टीका लिखी। गीत गोविंद की टीका लिखी। ये गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? ये जयदेव की। ये यहाँ तो पुस्तकों के नाम है, गीत गोविंद, इसकी ये पुस्तक है जयदेव की। और इस जो टीका का नाम है वो नाम है रसिक प्रिया। इस टीका का नाम है रसिक प्रिया। और आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने कहा कि रसिक प्रिया में कुंभा कहता है कि हमीर राणा हमीर वीर राजा था, यानी कि रसिक प्रिया ये वही टीका है जो पिछले वीडियो में वर्णन की थी मैंने, कि रसिक प्रिया के अंदर कुंभा कहता है कि राणा हमीर क्या था? वीर राजा था। इसलिए रसिक प्रिया उस टीका का नाम है किसका? गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? जयदेव की। दूसरी एक पुस्तक है चंडी शतक। चंडी शतक पर टीका लिखता है, वो किसकी है? बाण भट्ट की। और तीसरी एक पुस्तक है संगीत रत्नाकर। पुस्तक का नाम है संगीत रत्नाकर। सारंग देव, ये सारंग देव कुंभा के संगीत गुरु थे। कुंभा के संगीत गुरु थे ये। तो ये कुंभा द्वारा रचित 3 टीकाएं हैं जिसकी अब कुंभा के बहुत सारे दरबारी थे। दरबारी में एक तो इनकी बेटी थी रमाबाई, कुंभा की बेटी थी रमाबाई। रमाबाई विधवा हो गई थी तो ये वापस आई, मेवाड़ी आ गई थी। विद्वान थी, वागेश्वरी इसकी उपाधि थी। रमाबाई, रमाबाई के बारे में देख लो। ये कुंभा की पुत्री है और ये संगीत कला में निपुण थे अपने पिता की भांति। संगीत कला में निपुण थी और इसकी उपाधि थी वागेश्वरी। आपको पता होगा वागीश्वरी सरस्वती माता को बोलते हैं, है ना। वागी सरस्वती माता का पर्यायवाची है वागेश्वरी को। तो ये संगीत कला में निपुण थी। जब ये कुंभा के पास वापस आ गई थी, विधवा हो गई थी, वापस आ गई थी, तो कुंभा ने इसको जावत क्षेत्र दे दिया था। तो जावत क्षेत्र दिया गया था इसको। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। अब कुंभा के दरबारी
दरबारी क्योंकि विद्वानों का संरक्षक भी था। दरबारियों में फर्स्ट नाम आता है मंडन का, क्योंकि हमने देखा मंडन था, अभी देखा था मंडन वही इसके कुंभलगढ़ किले का जो है वास्तुकार भी था। तो मंडन दरबारी था। तो मंडन की बहुत सारी पुस्तकें, तो एक तो मंडन की पुस्तकों में एक तो ये बात होगी सुंदरता कि ज्यादातर पुस्तकों के नाम के पीछे मंडन ही लिखा होगा, कोदन मंडन, रूप मंडन। बट अधीनस्थ बोर्ड भी इतना बेवकूफ तो है नहीं कि अपने वो क्वेश्चन पूछे कोदन मंडन पुस्तक किसकी है। भाई नाम के पीछे ही मंडन था, हमें पता है कि इसकी पुस्तक कोदन मंडन की होगी, लेकिन वो ये पूछ लेगा कोदन मंडन में विषय वस्तु क्या है। तो इसकी विषय वस्तु ये धनुर्विद्या, कोदन धनुष, धनुष का पर्यायवाची है। तो कोदन मंडन में धनुर्विद्या के बारे में बताया, तो धनुर्विद्या के बारे में बताया गया। फिर रूप मंडन, नाम को पता है हमें, नाम पीछे मंडन है, पुस्तक किसकी होगी। क्यों ये पुस्तक के बीच में क्यों बता रही हूं मैं आपको कि हमारे सिलेबस में साहित्य भी है, अच्छे से टॉपिक का नाम भी है राजस्थानी साहित्य, और राजस्थानी साहित्य यही है, कोई दूसरा नहीं है राजस्थानी साहित्य। दूसरा है रूप मंडन। रूप मंडन नाम के पीछे पता है मंडन है, पुस्तक मंडन की होगी, लेकिन जिनका इतना सिंपल दिखता है क्वेश्चन टेढ़ा आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई रूप मंडन पुस्तक में विषय वस्तु क्या है। तो रूप मंडन पुस्तक कोई आवासीय नगर के बारे में, तो ये आवासीय नगर के बारे में पुस्तक है, आवासीय नगर के बारे में, सॉरी मूर्तिकला की जानकारी इसमें। मूर्तिकला की जानकारी, रूप किसका होगा, मूर्ति का होगा, तो रूप मंडल। फिर है राजवल्लभ। अब यहां पे नाम नहीं आया, यहां राजवल्लभ, ये भी पुस्तक मंडन की है, इसमें जानकारी है आवासीय नगर के बारे में, आवासीय नगर के बारे में। फिर है देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण, और उसके बाद है वास्तुसार। तो ये इसकी पुस्तक मंडन की 5 किताबों के नाम। कोदंड मंडन, नाम में है कोदंड मंडन, तो धनुष कला की जानकारी, धनुर्विद्या की जानकारी। रूप मंडन, मूर्ति कला की जानकारी। राजवल्लभ, आवासीय नगर की जानकारी। देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुशास्त्र। मंडन का भाई था नाथा। ये भाई बती दरबार पहले भी चलते थे दरबारों में, ये भाई बेटा सब दरबार में रहते थे। इसका भाई था नाथा। इसने लिखी वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी लिखी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, वास्तु मंजरी। ये मंडन का भाई था। अब मंडन का बेटा भी होगा, मंडन का बेटा गोविंद। तो गोविंद की भी अच्छी पुस्तक है। मंडन का बेटा था गोविंद। ये भी दरबारी था, बेटा और भाई सब दरबारी थे। ये उद्धार धोरिणी, द्वार दोपिका, द्वार दीपिका, सार समुच्चय, कलानिधि। इनमें एक बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कलानिधि का कंटेंट क्या है। तो कलानिधि का कंटेंट है कि जो मंदिरों के शिखर होते थे ना, मंदिरों के शिखर, शिखर का मतलब ऊपर के गुंबद होते हैं, उनको मंदिरों के शिखर बोलते हैं। तो मंदिरों के शिखर के बारे में जानकारी। और ये जो सार समुच्चय है,
इनमें आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। ये इनके 3 दरबारी हमने पढ़ लिए। मंडन फैमिली पढ़ी है। मंडन के बाद नाथा के बाद गोविंद। 2 और होते हैं, एक कान्हा व्यास और एक मेयाजी। एक है कान्हा व्यास, इसने लिखी एकलिंग महात्म्य, ये पुस्तक लिखी इसने। इस पुस्तक का प्रथम भाग है राजवल्लभ पुस्तक तो थी किसकी? मंडन की। राजवर्णन है ये प्रथम भाग इसका, राजवर्णन। ये राजवर्णन लिखी है कुंभा ने। तो इसलिए कान्हा व्यास इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुंभा ने राजवर्णन लिखी पुस्तक। राजवर्णन क्या है? राजवर्णन एकलिंग महात्म्य की प्रथम भाग है। एकलिंग महात्म्य किसने लिखा? कान्हा व्यास। और एक और है मेयाजी सिर्फ तीर्थ यात्रा करते थे, इसलिए इन्होंने लिखी है तीर्थमाला। ये दरबारी हो गए कुंभा। अब लास्ट कुंभा की जानकारी कि कुंभा के उपाधियां क्या है। तो आपके मन में जितनी उपाधि आए वो सारी कुंभा के लगा देना। यदि कोई ऑप्शन दूसरा नहीं मिले वो सारी कुंभा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में भी बताई थी कि हिंदू सूरज उपाधि है वो किसकी थी? बापा रावल की थी। लेकिन यहाँ पे हिंदू सुल्तान ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भी लिखे आए टिक कर देना। हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, ये उपाधि संगीत कला में निपुण होने के कारण मिली। और फिर राय रसो, आल गुरु, चाप गुरु, बहुत सारी उपाधि है। और कोई ऑप्शन कुछ भी नहीं मिले तो आप कुंभा लगा देना, क्योंकि कुंभा ने कितनी सारी उपाधि धारण की थी। आल गुरु, चाप गुरु यानी धनुर्विद्या में निपुण, चाप यानी धनुष का पर्यायवाची, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये इसकी उपाधियां थी महत्वपूर्ण। आदिवरा एक इसकी उपाधि महत्वपूर्ण है। आदिवरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आदिवरा उपाधि गुप्तों ने धारण की थी, गुप्तवश। आदिवरा इसकी एक उपाधि और है, आदिवरा इंपोर्टेंट नहीं हो जाती कि इससे पहले गुप्त शासक हुए थे, गुप्तों ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। उसके बाद कुंभा ने। तो यहाँ तक कुंभा खत्म होता है। आगे हम कुंभा का पुत्र रायमल, हमने देखा ही है कि रायमल की शादी श्रीगण देवी से होती है। तो आगे हम कुंभा के पुत्र रायमल के बारे में और उसके बाद शांगा और प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.